नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए जो है असामान्य मनोविज्ञान यानी कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसका पार्ट 3 हम लेकर आए हैं। इसके पहले असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप जो है चैनल में विजिट करके उसको देख सकते हैं। और ये असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित जो हम इम्पॉर्टेंट MCQ ला रहे हैं वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि BA 4th सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका पेपर होने वाला है, उसको मद्देनज़र रखते हुए साथ ही साथ जो PGT है और नेट है उसके लिए भी काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसी तरह के जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आपका पेपर जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो इसके मद्देनज़र मैंने जो है कि ऐसे क्वेश्चन का समूह यहाँ पे हमने लिया है जो आपके पेपर में निश्चित देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कई बार देखें जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा और अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जिनका पेपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को एकदम आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिना किसी विशेष स्थिति से उत्पन्न चिंता, बेचैनी तथा आशंकाओं की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, फोबिया, चिंता, मनोस्नायु विकृति या मनोविकलता। सही आंसर इसका हो जाएगा चिंता मनोस्नायु विकृति। दूसरा क्वेश्चन है, चिंता मनस्ताप का कौन सा शारीरिक लक्षण नहीं है? देखिए, ध्यान देखिए, इसको ध्यान दीजिए, नहीं है, नहीं रहेगा तो दूसरा आंसर हो जाएगा, अगर है कर देगा तो दूसरा आंसर। पेशी तनाव, विघ्नपूर्ण नींद, पसीना अनुभव। तो देखिए, चिंता मनस्ताप का जो कौन सा शारीरिक लक्षण नहीं है तो अनुभव। अब बाकी शारीरिक लक्षण कौन कौन से? तो पेशी तनाव, विघ्नपूर्ण नींद, पसीना। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकार बच्चों में पाया जाता है? ठीक है, कौन सा विकृति बच्चों में पाया जाता है? तो पहला है चिंता विकृति, दूसरा है पीड़ा विकार, तीसरा है अवधान न्यूनता अति क्रिया विकार। तो यही जो विकार आपके सिलेबस में BA 4th सेमेस्टर के सिलेबस में भी ये शामिल किया गया है, इसको ADHD के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में कहा जाता है अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। ठीक है, तो सही आंसर आपका ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। द्विध्रुवी विकार के 2 ध्रुव कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है तर्कसंगत तथा अतर्कसंगत या उन्माद तथा विषाद। तो द्विध्रुवी विकार के 2 ध्रुव हैं, उन्माद, ठीक है, तथा विषाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। 5वां क्वेश्चन है, रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? फ्रायड पहला ऑप्शन है, दूसरा कार्ल रोजर्स, तीसरा है अल्बर्ट एलिस, चौथा है कोई ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो अल्बर्ट एलिस थे। 6वां है, GAD का अर्थ। ऐसे करके भी कभी कभी दे देता है, जैसे GAD पूछ दिया, ADHD पूछ दिया, ठीक है, तो उसका अर्थ आपको बताना होता है। तो देखिए, ऑप्शन पहला है सामान्यकृत चिंता विकृति, इसमें हमने एक ही ऑप्शन दिया है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी है। तो इसको कहते हैं हम हिंदी में सामान्यकृत चिंता विकृति, ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर GAD का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक। और इसमें देखिए, अवसाद का सामान्य लक्षण नहीं है, अवसाद का सामान्य लक्षण नहीं है, फिर से ध्यान रखिए, नहीं, इस शब्द को पकड़िएगा। व्यामोह नहीं है, सुस्ती नहीं है, अनिद्रा नहीं है, भूख न लगना। तो कौन सा लक्षण नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा व्यामोह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है? कफ सिरप, हेरोइन, तंबाकू या कोई नहीं? तो निकोटीन की श्रेणी में आने वाला इन चारों में से कौन सा है? तंबाकू। 9वां है, कायिक विकारों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? रूपांतरण विकार, काया प्रारूप विकार या रोग भ्रम या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि जो कायिक विकार है, शरीर से संबंधित विकार है, उसमें रूपांतरण विकार भी आता है, काया प्रारूप विकार भी आता है और रोग भ्रम भी आता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 10वां, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग में जनक कौन माने जाते हैं? मतलब आधुनिक समय में असामान्य मनोविज्ञान के जनक कौन है? फ्रायड है, विलियम जेम्स है, मैस्लो है, वाटसन है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रायड, फ्रायड महोदय हैं, ध्यान दीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन दुश्चिंता विकार नहीं है? दुर्वृत्ति नहीं है, आतंक विकार नहीं है, मनोगस्थिति बाध्यता विकार नहीं है, या विच्छेदी स्मृति लोभ नहीं है। तो दुश्चिंता विकार कौन सा नहीं है? तो विच्छेदी स्मृति लोभ क्या है? दुश्चिंता विकार नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संवेदक मंदक औषधियों का मुख्य कार्य क्या होता है? पीड़ादायक प्रभाव को कम करना, उत्तेजना को बढ़ाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीड़ादायक प्रभाव को। जो संवेदक मंदक औषधियाँ हैं उनका कार्य क्या होता है? मुख्य, ये पीड़ादायक प्रभाव को क्या करती हैं? कम कर देती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, जब कोई औसत चिकित्सीय निर्णय के विरुद्ध ली जाती है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? औसत निर्भरता, औसत दुरुपयोग, या औसत व्यसन। ठीक, जब कोई औसत चिकित्सीय निर्णय के विरुद्ध, ठीक है, बिना चिकित्सा के परामर्श लिए ली जाती है तो उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं औसत दुरुपयोग। ठीक है, औसत दुरुपयोग कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी से इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन द्विध्रुवी विकृति है? मनोविचलता है, उन्माद है, चिंता विकृति है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो भी हमने बात किया था कि द्विध्रुवी विकृति के दो ध्रुव क्या होते हैं? उन्माद और विषाद। ठीक है, तो उन्माद सही आंसर हो जाएगा। अगला 15वां, मॉर्फिन का प्रयोग करने से क्या होता है? पीड़ा कम होता है, पीड़ा बढ़ जाता है, या विभ्रम का विकास होता है? तो क्या होता है? पीड़ा कम हो जाता है। अगला 16वां क्वेश्चन है, विकृत लिखावट की संबंधी लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया का, डिस्पेक्सिया का, डिसलेक्सिया का, या डिसकैलकुलिया का? देखिए, इसमें आपको मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये पूछता भी है। देखिए, जो विकृत लिखावट होता है यानी कि लिखने से संबंधित परेशानी बच्चों को जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। समझ गए? लिखने से संबंधित परेशानी। और डिस्प्लेसिया किसे कहते हैं? डिस्प्लेसिया क्या है? सीखने की अक्षमता। जो बच्चा होता है वो सीखने में क्या होता है? असक्षम होता है। और ये न्यूरोलॉजिकल और दिमाग से संबंधित विकृति होती है। और डिस्प्लेसिया क्या होता है? पढ़ने से संबंधित परेशानी होता है। डिसलेक्सिया, ध्यान दीजिएगा, डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने से संबंधित परेशानी। और डिसकैलकुलिया क्या होता है? ये गणितीय विकार होता है, अंकगणितीय विकार। बच्चा अंकों को नहीं पहचान पाता है या उसे गलत लिखता है। तो 4 क्वेश्चन हुए एकदम। देखिए, लिखने से संबंधित दिक्कत होता है बच्चों को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। और सीखने से संबंधित बच्चों को दिक्कत होता है तो डिस्प्रेक्सिया। पढ़ने से संबंधित दिक्कत होता है तो डिसलेक्सिया। और गणितीय विकार होता है, अंकगणितीय विकार होता है तो उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से, या अवबोध की क्षमता से। तो मानसिक विकास का संबंध शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से कदापि नहीं है। तो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब हम आगे अपने ये 17 क्वेश्चन हुआ, अब हम 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आइए 18वां क्वेश्चन देखें। देखिए, 18वां क्वेश्चन है, एलेक्सिया है। तो एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है। तो अभी इसके पहले हमने बताया था कि इसको डिसलेक्सिया भी कहते हैं। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? जन्माघात है, वंशानुक्रम है, संक्रामक रोग है, या उपरोक्त सभी? तो देखिए, मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? जन्माघात भी है, वंशानुक्रम भी है, और संक्रामक रोग भी है। इसलिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने दिया, फ्रायड ने दिया, गाल्टन ने दिया, पावलोव? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रोजर्स ने दिया। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है किस अगर 90 से 110 के मध्य बच्चे की बुद्धि लब्धि है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? सामान्य में, प्रखर में, प्रतिभाशाली में? तो वो बच्चा आएगा सामान्य बुद्धि लब्धि में। अभी 22वां क्वेश्चन है, विशिष्ट अधिगम विकार के परिणाम है। किसका परिणाम? वातावरणीय कारकों का परिणाम है, या अनुवांशिक कारकों का, या उपरोक्त दोनों का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो विशिष्ट अधिगम विकार है वो वातावरणीय कारकों का भी है और अनुवांशिक कारकों का भी परिणाम है। इसलिए उपरोक्त दोनों का ऑप्शन सही हो जाएगा।
23वां है पढ़ने की योग्यता जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया, कोई नहीं। तो अभी हमने आपको बताया कि ये डिसलेक्सिया के नाम से जानी जाती है। 24वां क्वेश्चन है, अध्ययन में पता चलता है कि ऑटिज्म में रोगियों के मस्तिष्क में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पेरीफेरल सीरोटोनिन का उच्च स्तर या पेरीफेरल सीरोटोनिन का निम्न स्तर। तो जो ऑटिज्म के रोगी होते हैं उनके मस्तिष्क में पाया जाता है पेरीफेरल सीरोटोनिन का निम्न स्तर। कोकीन उत्पादन है, कोकीन उत्पादन क्या है? एरिथ्रोक्सिलोन कोका की पत्तियों से इसका उत्पादन होता है। ऑटिज्म अधिकतर पाया जाता है किसमें पाया जाता है? लड़कों में पाया जाता है, लड़कियों में पाया जाता है। तो ऑटिज्म जो रोग होता है वो लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। DSM-5 में किस विकार की विच्छेदी विकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? पहला विच्छेदी पहचान विकृति, दूसरा तनाव। तो तनाव को क्या है? ये क्या DSM-5 में क्या है? विच्छेदी विकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। 28वां क्वेश्चन है, अवसाद विकृति में शामिल क्या है? प्रमुख अवसाद विकृति या डिस्टीमिया या प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक विकार या सभी? तो अवसाद विकृति में सभी शामिल है, ठीक है। भिड़ो या भागो प्रतिक्रिया व्यक्ति की मदद करती है किसमें? खतरनाक स्थिति में, कक्षा में, अनुकूलन परिस्थिति में या इनमें से कोई नहीं। तो भिड़ो या भागो प्रतिक्रिया व्यक्ति की खतरनाक स्थिति में मदद करती है। तो पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है 30वां क्वेश्चन, डोपामिन का बढ़ा हुआ स्तर पाया जाता है मनोविद्रता के विकार में, तनाव संबंधी विकार में या चिंता विकार में? तो डोपामिन का बढ़ा हुआ स्तर पाया जाता है सिजोफ्रेनिया विकार में, मनोविद्रता के विकार में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 31वां है, सिजोफ्रेनिया की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी? ब्लूलर ने, केपलिन ने या मोरेल ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लूलर ने जो है सिजोफ्रेनिया की अवधारणा जिसको मनोविद्रता कहते हैं इसकी प्रस्तावित की थी। 32वां है, ब्लूलर द्वारा प्रस्तावित 4A में शामिल क्या है? क्या क्या शामिल है? असामान्य भाव, बी ऑटिज्म के बारे में विचार, सी एम्बिवैलेंस या अभिमुखता, डी सभी। तो जो ब्लूलर द्वारा प्रस्तावित 4A इसमें क्या है? ये सभी शामिल है, ठीक है। फ्रायड द्वारा बताई गई मनोरंजनीय अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? पहला क्रम उसका होता है मौखिक, दूसरा गुदा, तीसरा लिंग प्रदान, चौथा सुषुप्त, पांचवा जननेंद्रिय। इसको कहते हैं ओरल स्टेज, इसको कहते हैं एनल स्टेज, इसको कहते हैं फेलिक स्टेज, इसको कहते हैं लेटेंसी स्टेज, इसको कहते हैं जेनेटाइल स्टेज। 34वां DSM-5 का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो DSM-5 का प्रकाशन 18 मई 2013 में हुआ। DSM-5 आपके सिलेबस में सम्मिलित है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछेगा। 35वां DSM-5 में मानसिक क्षुब्धता शब्द को बदल दिया गया है। DSM-5 में मानसिक क्षुब्धता शब्द को किस शब्द से बदला गया है? तो बौद्धिक अयोग्यता से बदला गया है। 36वां OCD का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? जांचना, धोना, क्रमिकता, गिनना। तो जो OCD के पेशेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को बार बार जांचते हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा। 37वां बाजार में होने वाला भय क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति को बाजार से भय होता है तो इसको हम एगोराफोबिया कहते हैं। 38वां निम्न में से कौन असमानता के जैविक कारक नहीं है? पहला शारीरिक संचार, दूसरा आरंभिक वंचन, तीसरा अंतःसांविक ग्रंथियों का प्रभाव। तो सही आंसर हो जाएगा आरंभिक वंचन, जैविक कारक नहीं है। 39वां इनमें से मादक पदार्थ कौन नहीं है? कोकीन, काफ़ी या स्मैक? तो काफ़ी जो है ये क्या है? मादक पदार्थ नहीं है। 40वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, व्यक्ति में उत्तेजना तथा विषाद दोनों तरह के मानसिक लक्षण क्रम से होता है, तो इसे DSM-4 में किस नाम से जाना जाता था? DSM-4 में द्विध्रुवी विकृति या उत्साह विषाद मनोविक्षिप्ति? तो DSM-4 में इसे कहा जाना जाता था द्विध्रुवी विकृति। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित 40 महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है जो आपके पेपर में निश्चित देखने को मिलेंगे। तो आज के क्लास के बाद असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित 3 पार्ट जो है आ चुके हैं। तीनों पार्ट को आप जो है बखूबी परीक्षा के पहले 1 से 2 बार देखिए, जिससे आपको क्या है वो तैयार हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करिए, और इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।